हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि IQ। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 6 दिसंबर 2021 की करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, सभी पात्र आबादी को कोविड-19 टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है। यानी कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जहाँ पर जो भी यहाँ की एलिजिबल पॉपुलेशन है कोविड-19 की वैक्सीन के लिए, उन सबको कोविड-19 वैक्सीन लगा दी गई है। तो ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। आपको याद होगा कोविड-19 की फर्स्ट डोज जो भी एलिजिबल पॉपुलेशन है उन सबको लगाने वाला भी हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य है। और उसी तरीके से सभी एलिजिबल पॉपुलेशन को कोविड-19 की दूसरी डोज देने वाला भी हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बना है। तो इस तरीके से हिमाचल प्रदेश के अंदर जिन भी लोगों को कोविड-19 वैक्सीन लगाया जाना था उन सभी को कोविड-19 की वैक्सीन लगा दी गई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और यहाँ के इस समय जो राज्यपाल हैं उनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। और इन्होंने हाल ही में हिमाचल प्रदेश पुलिस को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया था। और हिमाचल प्रदेश की जो पुलिस है ये प्रेसिडेंट्स कलर्स पाने वाली भारत की 8वीं राज्य पुलिस बन गई थी। तो इस क्वेश्चन के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। प्रतिवर्ष 1 से लेकर 10 दिसंबर तक किस राज्य में हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल त्योहार जो है ये मनाया जाता है नागालैंड राज्य के अंदर। वैसे आपको बता दूं, हॉर्नबिल एक पक्षी का नाम होता है जिसके नाम पर इस त्योहार का नाम होता है। और ग्रेट हॉर्नबिल जो है ये भारत के केरल राज्य का स्टेट बर्ड है। तो हॉर्नबिल त्योहार जो है ये हॉर्नबिल पक्षी के ही नाम पर रखा गया है और ये हर साल नागालैंड राज्य के अंदर 1 से लेकर 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। इसकी शुरुआत होती है 1 दिसंबर को और 1 दिसंबर को ही नागालैंड का स्थापना दिवस होता है, क्योंकि आप जानते हैं 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना हुई थी। तो इस साल नागालैंड ने अपना 59th स्थापना दिवस मनाया था, ये भी आपको याद रखना है। तो ये जो त्यौहार है ये 1 दिसंबर को शुरू होता है, यानी कि नागालैंड के स्थापना दिवस के दिन से, और फिर ये 10 दिनों तक चलता है। अगर हम नागालैंड की बात करें तो ये आप जानते हैं भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। इसकी राजधानी है कोहिमा और कोहिमा यहाँ की जो राजधानी है, यहीं पर हाल ही में 9वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आयोजित किया गया था, इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट। इस बार का कहाँ पर हुआ था? नागालैंड की राजधानी कोहिमा में। नागालैंड के समय मुख्यमंत्री हैं नेफियो रियो और इस समय यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। भारत सरकार ने वर्ष 2024-25 तक कितने हजार करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। यानी कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट का टारगेट 2024-25 तक के लिए कितना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 35,000 करोड़ रुपए। तो भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2024-25 तक भारत का जो रक्षा निर्यात है, यानी कि रक्षा उपकरणों के जरिए जो निर्यात होता है, इसको 35,000 करोड़ रुपए करना है। एक संस्था है जिसका नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको बोलते हैं सिपरी। तो ये जो संस्था है ये स्टॉकहोम के अंदर है, जो कि स्वीडन की राजधानी है। तो इसके द्वारा इसी साल एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें बताया गया था कि भारत एक्सपोर्ट के मामले में आज के समय दुनिया में 24वें स्थान पर है। यानी कि हथियारों को बेचने के मामले में भारत दुनिया में 24वें स्थान पर है, जबकि खरीदने के मामले में यानी कि इंपोर्ट में भारत का स्थान है दूसरा। यानी कि हथियारों को खरीदने के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है, जबकि अभी एक्सपोर्ट के मामले में भारत 24वें स्थान पर है। साथ ही इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर में जितना रक्षा निर्यात होता है उनमें भारत का कंट्रीब्यूशन अभी के लिए है 0.2%। और इसी के साथ अभी के समय भारत दुनिया का 24वां सबसे बड़ा रक्षा निर्यातक देश है। जबकि आपको पता होगा आज के समय दुनिया का सबसे बड़ा जो हथियार निर्यातक देश है वो है अमेरिका, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर है रसिया और तीसरे स्थान पर है फ्रांस। जबकि अगर हम हथियार आयातक देशों की बात करें, यानी कि कौन सा देश हथियार ज़्यादा खरीदता है, तो उस मामले में नंबर 1 पर है सऊदी अरब और फिर दूसरे नंबर पर भारत का स्थान है। तो आपको याद रखना है कि 2024-25 तक भारत की रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा गया है 35,000 करोड़ रुपए। संसद की लोक लेखा समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो भारत की संसद के अंदर अलग अलग कामों के लिए कई सारी समितियां होती हैं और उन्हीं में से एक है लोक लेखा समिति। तो ये हाल ही में खबरों में रही है। आपको बताना है कि इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। संसद की जो लोक लेखा समिति होती है इसका काम होता है धन की जांच करना। जो कैग रिपोर्ट जारी होती है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा जो कैग रिपोर्ट जारी की जाती है उसकी जांच भी लोक लेखा समिति करती है।
तो लोक लेखा समिति जो है ये हाल ही में खबरों में इसलिए है क्योंकि लोक लेखा समिति की स्थापना हुई थी वर्ष 1921 में और अभी चल रहा है 2021, यानी कि इस साल इसके 100 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो इसी अवसर पर हाल ही में भारत की संसद के अंदर जो सेंट्रल हॉल है वहां पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था लोक लेखा समिति का शताब्दी समारोह। ये समारोह 2 दिन तक आयोजित किया गया, 4 और 5 दिसंबर के दिन, और इस दौरान लोक लेखा समिति के कामकाज के ऊपर, उसके मुद्दों के ऊपर चर्चा की गई है। और इस समारोह का शुभारंभ किया था भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। तो इसी कारण से हाल ही में संसद की लोक लेखा समिति न्यूज में थी। इसी के बारे में पूछा गया है कि इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो संसद की लोक लेखा समिति के अभी के समय अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, ये जो समिति होती है इसके अंदर टोटल 22 मेंबर होते हैं, जिनमें से 15 को चुना जाता है लोकसभा से और बाकी के 7 को चुना जाता है राज्यसभा से। तो अधीर रंजन चौधरी जो हैं वो इसके अध्यक्ष हैं। 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के अंदर लगभग 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि देहरादून, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की जो विंटर कैपिटल है देहरादून, यहाँ पर हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए थे और इन्होंने यहाँ पर 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। यानी कि कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है जबकि कुछ परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है। तो 11 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास किया गया है, यानी कि इनकी आधारशिला रखी गई है, जबकि 7 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। तो जिन 11 परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है इनमें से एक है दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी कि दिल्ली से लेकर के देहरादून के बीच में एक आर्थिक गलियारा बनाया जाएगा जिसकी लंबाई होगी 210 किलोमीटर। और इस दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के बन जाने से दिल्ली और देहरादून के बीच में जो डिस्टेंस है ये 6 घंटों के बजाय सिर्फ 2.5 घंटे में ही कवर हो जाएगी। तो दिल्ली देहरादून के बीच में ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा इसको लगभग 8,300 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा और इसी के हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधारशिला रखी है। इसके अलावा जिन 7 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है उनमें से एक परियोजना आपको याद रखना है, उसका नाम है व्यासी जल विद्युत परियोजना, यानी कि व्यासी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है, जो कि यमुना नदी के ऊपर बनाया गया है, इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। 4 दिसंबर 2021 को इनमें से किस देश के माउंट सुमेरु ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? तो दोस्तों, हाल ही में 4 दिसंबर के दिन एक ज्वालामुखी फटा है जिसका नाम है माउंट सुमेरु और ये है इंडोनेशिया के ऊपर। इंडोनेशिया का जो जावा आइलैंड है, इसी आइलैंड के ऊपर ये माउंट सुमेरु जो है ये सबसे ऊंचा पर्वत है, यानी कि जावा आइलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट सुमेरु। और क्योंकि ये एक ज्वालामुखी है और काफ़ी सक्रिय ज्वालामुखी है तो हाल ही में यहाँ पर विस्फोट हुआ है और इस विस्फोट में काफ़ी सारे लोगों की जान भी गई है, लगभग 13 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर मारे गए हैं। तो आपको याद रखना है कि माउंट सुमेरु जो ज्वालामुखी पर्वत है ये इंडोनेशिया में स्थित है। 4 और 5 दिसंबर को 5वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो दोस्तों, हाल ही में जो हिंद महासागर सम्मेलन होता है यानी कि इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, इसका 5वां संस्करण आयोजित किया गया है और यह हुआ यूएई की राजधानी अबू धाबी में। यूएई का मतलब होता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात। तो इसकी राजधानी है अबू धाबी और यहीं पर हाल ही में 5वां हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित किया गया है। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि इस सम्मेलन में भारत से किसने पार्टिसिपेट किया है? तो याद रखना है आपको, इसमें भारत से गए थे भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि इस सम्मेलन की थीम भी रखी गई थी। इसकी थीम थी EEE, यानी कि इकोलॉजी, इकोनॉमी एंड एपिडेमिक, पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था और महामारी। इनमें से कौन सा देश एक बार फिर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बन गया है? यानी कि भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा कंट्री बन गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि अमेरिका। तो अमेरिका जो है ये 2018-19 से ही भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बना हुआ है। यानी कि भारत जिन जिन कंट्रीज से व्यापार करता है उनमें से सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है भारत का अमेरिका से। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है चाइना। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि अमेरिका जो है ये 2018-19 से भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बना है। तो इससे पहले कौन था? इससे पहले चाइना ही था।
तो 2018-19 में अमेरिका ने पहली बार चाइना को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बन गया था। तो अभी क्या हुआ है, जो मौजूदा वित्त वर्ष है 2021-22, इसके लिए अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक के आंकड़े जारी किए गए हैं और इस दौरान भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड है ये था $67.41 बिलियन। तो इस तरीके से मौजूदा वित्त वर्ष में भी अमेरिका जो है ये भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बना हुआ है। हाल ही में फिनटेक कंपनी किनारा कैपिटल ने इनमें से किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो किनारा कैपिटल जो कि भारत की एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है और ये बेंगलुरु शहर में बेस्ड है। इसने हाल ही में रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसी तरीके से बच्चों के लिए फुटवियर बनाने वाली एक कंपनी है जिसका नाम है प्लेटो, और प्लेटो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है राहुल द्रविड़ को, जो कि इस समय भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच हैं। तो प्लेटो के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं राहुल द्रविड़, और किनारा कैपिटल जो कि एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं रविंद्र जडेजा। तो इन दोनों लोगों के बारे में आपको ध्यान रखना है जिनको हाल ही में अपॉइंट किया गया। भारत सरकार ने मार्च 2025 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो होते हैं इनके माध्यम से काफ़ी सस्ते रेट पर और अच्छी क्वालिटी की दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। और दोस्तों अभी नवंबर 2021 तक भारत के अंदर 8,500 से भी ज़्यादा जन औषधि केंद्र देश के अलग अलग शहरों में खोले जा चुके हैं। तो भारत का लक्ष्य है कि मार्च 2025 तक देश भर में 10,500 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जाएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जन औषधि के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल जन औषधि दिवस भी मनाया जाता है जो कि होता है 7 मार्च को। और इस बार के जन औषधि दिवस की थीम थी सेवा भी रोजगार भी। आपको पता होगा 1 से लेकर के 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह मनाया जाता है और इसी के आखिरी दिन यानी कि 7 मार्च को हर साल जन औषधि दिवस मनाया जाता है, जिसकी इस बार थीम थी सेवा भी रोजगार भी। विश्व बैडमिंटन संघ यानी कि BWF ने इनमें से किसे साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना है? तो दोस्तों बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो है इसका हेडक्वार्टर है मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। और ये जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है ये हर साल के जो सर्वश्रेष्ठ बैडमिंटन खिलाड़ी होते हैं उनको पुरस्कृत करता है। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा हाल ही में 2020-21 के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ये पुरुषों और महिलाओं दोनों में ही दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया है कि BWF मेल प्लेयर ऑफ द ईयर 2020-21 ये अवार्ड किसको दिया गया? तो इस साल पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ बैडमिंटन खिलाड़ी चुने गए हैं विक्टर एक्सेल्सन। और विक्टर एक्सेल्सन जो हैं ये कौन से देश के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं? ये हैं डेनमार्क से। आपको पता होगा इस बार के ओलंपिक गेम्स के अंदर इन्होंने ही जो मेंस सिंगल्स की इवेंट हुई थी उसमें गोल्ड मेडल जीता था। अब इसी तरीके से यहाँ पर आपको बताना है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने इनमें से किसे साल का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना है? BWF फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर 2020-21। यहाँ पर आपको 20-21 से कंफ्यूज नहीं होना है। एक्चुअल में क्या है कि 2020 के अंदर कोई भी बैडमिंटन का खास टूर्नामेंट नहीं हुआ था, जिसके चलते 2020 में ये अवार्ड भी नहीं दिए गए थे। तो 2020 और 2021 का जॉइंटली इसी साल पुरस्कार दिया गया है। तो BWF फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर 2020-21 का अवार्ड दिया गया है किसको? ताई जू यिंग को। और ताई जू यिंग जो है ये ताइवान की मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। सो इनका नाम याद रखिए। और अगर आपको पता होगा इस बार के ओलंपिक गेम्स के अंदर PV सिंधु जो हैं ये सेमीफाइनल्स में ताई जू यिंग से ही हार गई थी, जिसके चलते PV सिंधु फाइनल में नहीं पहुंच पाई थी। बाद में इनको फिर कांस्य पदक के लिए खेलना पड़ा और ये कांस्य पदक जीती भी, जबकि ताई जू यिंग जो है ये फाइनल्स में पहुंच गई थी और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, क्योंकि ये फाइनल में जो चीन की चेन यूफेई है उनसे हार गई थी। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि इस बार बैडमिंटन के अंदर पुरुषों में प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन को और महिलाओं में चुना गया है ताइवान की ताई जू यिंग को। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको और बताना चाहूँगा कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो है इसके द्वारा हाल ही में भारत के प्रकाश पादुकोण को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। बैडमिंटन में इनकी आजीवन योगदान के लिए प्रकाश पादुकोण को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था साल 2020 के लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन।
अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे पिछले दिन का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था कि किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है। तो साइबर तहसील कौन सा राज्य बनाएगा? यह राज्य है मध्य प्रदेश। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग आज का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना है कि भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ट्विटर ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया है। तो यहाँ पर आपका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। सो इस तरीके से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 6 दिसंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उनको हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।